प्यारे बच्चों, अभी तक अपन ने पढ़ा बेटा कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म। आज अपन इसका अंतिम गुणधर्म ले रहे हैं, कोलाइडी विलयन का रक्षण, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। क्या होते हैं बेटा, देखते आइए। कोलाइडी विलयनों का रक्षण होता क्या है बच्चों कि द्रव विरोधी जो कोलाइड होते हैं, जैसे सोने का कोलाइडी विलयन, वो आपस विरोध करते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनका क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है और वो नीचे बैठने लगते हैं। तो अपन द्रव विरोधी कोलाइड में यदि द्रव स्नेही मिला दें, जैसे गोंद मिला दें, तो वो क्या करेगा, उसको अवक्षेपित नहीं होने देगा। इसका बढ़िया उदाहरण है बेटा कि जो शाही बनाई जाती है, इंडियन इंक, भारतीय शाही बनाई जाती है, उसमें गोंद मिला देते हैं। तो गोंद क्या करता है, उसके बीच में कोलाइड उसका अवक्षेपण को रोकता है और वास्तव में बहुत बढ़िया चीज है रक्सीकोलाइड। ये रक्षा करते हैं कोलाइडी विलयन की। जैसे खांसी की दवाई है, सारी दवाइयों में रक्सीकोलाइड आते हैं जिससे उनके अवक्षेपण को रोकें। अवक्षेपण होगा तो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएंगे। तो कोलाइडी विलयन की रक्षण जरूरी है। जैसे खांसी की दवाई को हिला के पीना पड़ता है, शाही को हिला के डालना पड़ता है, दवाइयाँ हिला के लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कोलाइडी विलयन यदि हिलाएंगे नहीं तो वो नीचे बैठ जाएगा। इसलिए ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं क्रीम वगैरह में जो कोलाइडी विलयन की रक्षा करते हैं। तो कौन होता है कोलाइडी विलयन? कोलाइड, रक्सीकोलाइड कौन होते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड। तो रक्सीकोलाइड मतलब रक्षा करने वाली बात है। तो क्या करेंगे कि द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिए जाए। द्रव स्नेही कोलाइड कौन से? ये गोंद है, प्रोटीन है, ये जेली है, जिलेटिन है। द्रव स्नेही कोलाइड मिलाने पर कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण, कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण रुक जाता है, अवक्षेपण नहीं होता है क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड एक रक्षक परत बना लेते हैं, रक्षक परत बना लेते हैं। इन्हें रक्सीकोलाइड कहा जाता है। इनको रक्सीकोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड, इनको रक्षा करने वाले ना, रक्सीकोलाइड कहते हैं। और प्यारे बच्चों, ये बहुत कॉमन चीजें हैं कि किसी चीज को जमे नहीं, उसके लिए अपन क्या मिला दो, उसके अंदर प्रोटीन मिला दो। जैसे प्रोटीन क्रीम वगैरह आती है ना बेटा, इसमें दूध की क्रीम वगैरह, इसमें प्रोटीन, इसमें यूरिया वगैरह मिला देते हैं, प्रोटीन मिला दो। इसी तरह से जिलेटिन, गोंद मिला दो, शाही में गोंद मिला दे। जो इंक है इसके अंदर, जो शाही बनाते हैं उसके अंदर क्या मिला देते हैं, गोंद मिला देते हैं, ठीक है ना। तो वो एक रूपता बनी रहती है, ठीक है ना। ऐसे को कहते हैं, ये रक्सीकोलाइड के उदाहरण है, प्रोटीन, जिलेटिन, गोंद, शानदार रक्सीकोलाइड है बच्चों। और वैज्ञानिकों ने क्या किया, रक्सीकोलाइड की रक्षण क्षमता के लिए एक मानक संख्या निकाली। उस मानक संख्या को क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर। गोल्ड को क्यों चुना? क्योंकि गोल्ड द्रव विरोधी कोलाइड है, अवक्षेपित जल्दी हो जाता है, तो उसको चुना है सोने से, है ना। तो स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होती है, कोलाइड विलयन की रक्षण क्षमता उतनी ही क्या होती है बच्चों, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना है, ये वाला। स्वर्ण संख्या जितनी होगी, गोल्ड नंबर जितना अधिक होगा, रक्षण क्षमता, उसका प्रोटेक्शन पावर कम होगा, ठीक है ना। अब ये आता है कि स्वर्ण संख्या क्या है, परिभाषा क्या है। तो गोल्ड में वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करके एक मानक संख्या बनाई बेटा। तो वो क्या है, किसी रक्सीकोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है, मिलीग्राम में क्वांटिटी है, जो 10 ml गोल्ड विलयन के स्कंदन को, 10 मिली गोल्ड विलयन के स्कंदन को, ठीक है ना, 1 ml NaCl मिलाने पर रोक दे। यानी गोल्ड के अंदर NaCl मिलाएंगे तो जब इसका स्कंदन रुक जाता है, ठीक है ना, उसे उसकी स्वर्ण संख्या कहते हैं। और सबसे कम स्वर्ण संख्या जिसकी होगी, गोल्ड से नंबर कम होगा तो रक्षण क्षमता अधिक होगी। तो शानदार, सबसे दुनिया में जो सबसे अच्छा रक्सीकोलाइड है वो है जिलेटिन। क्या, कौन सा है? जिलेटिन। कुछ की स्वर्ण संख्या अपन को याद होनी चाहिए। जिलेटिन एक अच्छा रक्सीकोलाइड है, जिलेटिन बहुत अच्छा रक्सीकोलाइड है। इसका गोल्ड नंबर दिया हुआ आएगा अपने पास, गोल्ड नंबर याद कर लेना इसका, तो आप भले। और इसका बहुत कम 0.005, बहुत छोटी संख्या है। तो जिसका गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या कहते हैं इसको, स्वर्णांक, स्वर्ण संख्या कम है होगी, स्वर्ण संख्या काफी कम है, तो ये एक अच्छा
रक्षण कोलाइड है, रक्सी कोलाइड है, रक्षण कोलाइड या रक्सी कोलाइड। इसका विपरीत अपन ले लेते हैं स्टार्च, उसकी गुण संख्या 25 थी, काफी ज्यादा है। तो स्टार्च है, उसकी गोल्ड नंबर जो है 25 है, काफी ज्यादा है। कहां 0.005, ठीक है ना। तो यह ठीक है ना, रक्सी कोलाइड कम रक्षण क्षमता वाला, कम रक्षण क्षमता वाला है, रक्षण क्षमता है इसकी। तो यदि अपन को स्वर्ण संख्या दी हुई हो, स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी रक्षण क्षमता उतनी ही कम हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये पढ़ाई थी किसकी, कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म। इसी तरह से एक शानदार कोलाइडी विलयन जिसमें द्रव में परिक्षिप्त होता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, उसे पायस कहते हैं या इमल्सन कहते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, इमल्सन की पढ़ाई करेंगे। इमल्सन से या पायस, पायस जानते हो, पायस मतलब खीर होता है, और पावस जो होता है वो बरसात की ऋतु उसको कहते हैं। तो अपने यहाँ खीर मतलब दूध वाली बात है, दूध इसी में आता है, उसका विशेष नाम है इमल्सन या इसे कहते हैं पायस। क्या है इमल्सन, इमल्सन क्या है, तो अपन कहेंगे जब द्रव में द्रव परिक्षिप्त होता है, द्रव में द्रव परिक्षिप्त होता है, तब उस कोलाइडी विलयन को, तब उस कोलाइडी विलयन को, कोलाइडी विलयन को, उस कोलाइडी विलयन को इमल्सन या पायस कहते हैं, इमल्सन या पायस कहते हैं। और जो पदार्थ इमल्सन की रक्षा करते हैं, जैसे दूध को फटने से बचाते हैं, क्रीमों के अंदर डालते हैं, वो इमल्सी कारक होते हैं। जो पदार्थ इमल्सन का स्थायित्व बढ़ाते हैं, जो पदार्थ इमल्सन का स्थायित्व बढ़ाते हैं, स्थायित्व बढ़ाते हैं, उन्हें इमल्सी कारक या पाइसी कारक कहते हैं, पाइसी कारक कहते हैं। ओके बच्चों, इमल्सन भी वापस दो प्रकार के होते हैं बेटा, इमल्सन दो प्रकार के होते हैं, इमल्सन दो प्रकार के होते हैं, इमल्सन दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहले इमल्सन की वैरायटी है बेटा, पहला इमल्सन है तेल जल इमल्सन, ठीक है ना, ऑयल वाटर इमल्सन। और दूसरे इमल्सन होता है ऑयल वाटर इमल्सन, और दूसरे जस्ट इसके विपरीत वाटर ऑयल यानी जल तेल इमल्सन, जल तेल इमल्सन बोलते हैं वाटर ऑयल इमल्सिफायर, इमल्सन, ठीक है। इसको बनाना डायग्राम से आराम से समझ सकते हैं। इमल्सन दो प्रकार कहते हैं, तेल जल और जल तेल। तो देखना डायग्राम अपने आप आपको याद दिलाएगा बच्चों, डायग्राम से आप याद कर सकते हैं। क्या याद करना, एक बीकर में आप क्या है, तेल जल में आपके जल ज्यादा लेना है, ऑयल इन वाटर, इसमें बढ़िया एग्जांपल आ जाएगा आपके दूध, मिल्क। दूध में क्या होता है, पानी ज्यादा होता है तो लो साहब जल, और मलाई तैरती है, मलाई तो वो तेली होती है, ऑयली होती है, तो उसके अंदर ऑयल तैर रहा है यानी वो मलाई है, ये ऑयल, ठीक है ना। तो ये ऑयल, ये हो गया आपके तेल, तो तेल की बूंदे या फिर पानी में तेल की बूंदे डाल दो थोड़ी सी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके जल तेल इमल्सन। कौन सा इमल्सन है, ऑयल वाटर, वो मतलब ऑयल वाटर इमल्सन। और इसका एग्जाम्पल्स आपको देने पड़ेंगे, तो उदाहरण ही मेन है, और उदाहरण याद करने वाला बच्चा फायदे में भी रहता है। इसका उदाहरण है आपके, उदाहरण आ जाएगा दूध, आ जाएगा वेनिशिंग क्रीम। वेनिशिंग क्रीम क्या होती है, वेनिशिंग क्रीम क्या मतलब, ऐसी क्रीम है जिसको लगाते ही वो लिक्विड टाइप ज्यादा होता है उसमें। उल्टा दूसरा इसमें क्या होगा, ये तो जल ज्यादा है, ठीक है ना, तेल कम है, इस बार आपके तेल ज्यादा है,
यानी मक्खन ले लो, क्रीम ले लो, कोल्ड क्रीम, पॉन्ड्स की क्रीम है वो इसमें आएगी। इस बार ये तो है तेल, तेल के अंदर यूं करो सा पानी की, तो इस बार पानी तैरेगा, यानी डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब वाटर, वाटर जो है इस बार ऊपर तैर रहा है। इसका उदाहरण आपके जस्ट उल्टा है, कौन सा ये, वाटर ऑयल, डब्ल्यू वाटर ऑयल इमल्सन हो गया। इसका उदाहरण आप बढ़िया उदाहरण देख लीजिए, ये तो है आपके तेल और ये है जल। इसका उदाहरण है मक्खन हो जाएगा, मक्खन में क्या है, घी ज्यादा है, पानी कम है। इसी तरह से मक्खन के अलावा आप उदाहरण ले सकते हैं, कोल्ड क्रीम आती नहीं, क्रीम है, कोल्ड क्रीम है, जितनी भी क्रीम वगैरह आती है ये इमल्सन्स है, इनका स्टैंडर्ड नेम आप टीवी में एडवर्टाइज में भी नाम सुनते होंगे इमल्सन, तो वो इमल्सन यही तो है और क्या, ठीक है ना। अब इमल्सी कारक, इमल्सी कारक, तो इसके इमल्सी कारक है लंबी श्रृंखला, इसमें तो आपके क्रीम वगैरह में तो आता है, जैसे काजल है, लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल है, लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल है, क्रीमों में, काली क्रीमों में काजल मिला देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं क्रीम वगैरह को सूखने से बचा। दूध में आपके यूरिया है, यूरिया मिला देते हैं, साबुन, साबुन, ठीक है ना, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों की सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण। ये है बच्चों हमारे चारों तरफ आप देख रहे हैं बेटा, ये एक तरह से इनके इमल्सन्स के एग्जांपल, ये इमल्सी करेंगे, इमल्सन की रक्षा करते हैं। तो दूध में यूरिया मिलाते हैं कि वो फटता नहीं, थोड़ा सा फटने से बचाने के लिए थोड़ा उसका समय अवधि बढ़े, इसलिए यूरिया मिलाया जाता है। रक्षा की, रक्सिकोलाइड की बात ही है ये भी। अब अपन आते हैं बच्चों कोलाइड का हमारे जीवन में, हमारे चारों ओर कोलाइड क्या है देखते हैं। तो हमारे चारों ओर कोलाइड की बात करना चाहते हैं, कोलाइड अराउंड अस। हमारे चारों, इस चैप्टर को पढ़ाने का मतलब हमारे चारों तरफ कोलाइड की बहुत सारी घटनाएं होती है। तो कोलाइडों के अनुप्रयोग, कोलाइडों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड। तो प्यारे बच्चों सबसे बढ़िया पहली एप्लीकेशन अपने आसपास के लेता हूँ। आपको आकाश नीला क्यों दिख रहा है, आप ये बताइए, आकाश नीला क्यों दिखता है। तो सबसे पहला लेते हैं आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, दिखाई देना, इसको आप समझा सकते हैं। होता क्या है, वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण होते हैं, जब प्रकाश इनके ऊपर गिरता है तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है, टिंडल प्रभाव। अब प्रकीर्णन किसका ज्यादा होता है, नीले रंग का। क्यों, नीले रंग की तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, ठीक है ना, सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य जिसका कम होगा ऊर्जा ज्यादा होगी, और सनलाइट होगी, जब ऊर्जा ज्यादा होगी तो कोई चीज फैलती है, ठीक है ना, ऊर्जा, ठीक है, बहुत से। तो नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखता है। पानी के अंदर उस, ठीक है ना, नील जो है क्यों दिखता है आकाश, की वो नीले रंग, प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो, ठीक है ना, उसकी छाया बनती है आकाश में। तो सिंपल है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट ब्लू कलर की, तो बहुत सिंपल है, टिंडल प्रभाव। आकाश नीला दिखाई देना, इसमें क्या लिख सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कणों से, धूल मिट्टी के कोलाइडी कणों से, मेन बात है कोलाइड है ये सब, कोलाइडी, कोलाइडी कणों से, कोलाइडी कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसे आप जानते हो, आप इसे क्या कहते हैं अपन, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य का मान लैम्बडा बहुत कम होता है भैया जी, लाल का सबसे ज्यादा है, तरंगदैर्घ्य लैम्बडा है ना, का मान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अतः अधिक ऊर्जा के कारण, अतः अधिक ऊर्जा के कारण इसका प्रकीर्णन, इसका प्रकीर्णन अधिक होता है, प्रकीर्णन
अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। इसलिए आकाश कैसा दिखता है बच्चों? नीला दिखता है। इसी तरह से अपन बहुत बढ़िया इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये जो बरसात वगैरह होती है, सारे कोहरा बादल, ये सब कोलाइड तंत्र ही है बच्चों, ठीक है ना। तो दूसरा अपन लेते हैं कृत्रिम वर्षा वगैरह, तो आर्टिफिशियल रेन। दूसरा अपन ले सकते हैं कृत्रिम वर्षा, बादल, ठीक है ना, कोहरा, बादल, कोहरा, धूमकेतु का दिखना, धूमकेतु की पूंछ, धूमकेतु का दिखना, केतु का दिखना। तो प्यारे बच्चों, ये सब घटनाएं कोलाइड। बादल क्या है? बादल जो है, ठीक है ना, एक एरोसोल है, मतलब हवा के अंदर पानी की बूंदें संघनित रहती है। बादल क्या है? बादल एक एरोसोल है। एरोसोल का मतलब क्या है? एयर ज्यादा होती है, अर्थात एरोसोल है अर्थात द्रव में, या फिर ये कह सकते हैं एयर मतलब गैस, गैस में द्रव युक्त कोलाइडी तंत्र है। कोलाइडी तंत्र है। बादल एक एरोसोल है अर्थात गैस में द्रव युक्त कोलाइडी तंत्र है। इसमें जल की बूंदें जब संघनित होती है तो वर्षा होने लगती है। तो कुछ नहीं करते क्या है, बादल पर यदि अपन केमिकल का छिड़काव करें और विपरीत जो है आवेश का, तो प्लस माइनस मिलेंगे, तो द्रव की बूंदें भारी हो जाएगी और वो बरसात के रूप में नीचे गिरेगी। तो संघनन क्रिया होती है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल रेन कैसे करते हैं? ये केमिकल का छिड़काव कर दो बादल हेलीकॉप्टर से, तो क्या होगा कि अंदर पानी की बूंदें जो संघनित हो जाएगी और वो आर्टिफिशियल रेन के रूप में नीचे गिरेगी। इसी तरह से स्कंदन का बढ़िया उदाहरण है अपने फिटकरी से जो जल शुद्ध करते हैं। फिटकरी के अंदर क्या होता है? एल्यूमिनियम और धूल मिट्टी के कण होते हैं, उस पर होता है आपके ऋणावेश, और एल्यूमिनियम पर होता है धनावेश। धनाइन ऋणाइन मिलेंगे तो स्कंदन हो जाएगा। हार्डी सुलझे के नियम में पढ़ा था अपन ने। स्कंदन क्या होता है? मिलना, ठीक है। तो मिट्टी जो भारी हो जाएगी तो अक्षेपित हो जाएगी। तो फिटकरी द्वारा जल शुद्धिकरण भी अपन इसी पर आधारित है। ये सब दैनिक जीवन में घटनाएं देख रहे हैं अपन। फिटकरी द्वारा जल शुद्धिकरण, फिटकरी द्वारा जल का शुद्धिकरण बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। पर्टिकुलर जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है, पानी धूल मिट्टी के कण, ठीक है बेटा, तो होता कुछ नहीं है। ये जो धूल मिट्टी के कण आ रहे हैं, ये जल है, इसके अंदर जो है धूल मिट्टी आ रही है, धूल के कण जो आ रहे हैं, मिट्टी आ रही है, ये तो होते हैं आपके ऋणावेशित कण। और फिटकरी क्या होती है? एलम, पोटास एलम। फिटकरी में क्या होता है? एल्यूमिनियम मेन होता है। फिटकरी का सूत्र आप जानते ही हो। फिटकरी क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस 0.24 H2O। तो एलम का मतलब होता है एल्यूमिनियम, इसके अंदर मिलाता है। तो प्लस ये तो है आपके माइनस वाले, और एल्यूमिनियम क्या है? धनावेशित, और प्लस माइनस मिलेंगे तो क्या होगा? स्कंदन। तो अपन कहेंगे फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम क्या है? धनावेशित विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य के कण धूल मिट्टी के कणों का स्कंदन कर देते हैं। स्कंदन का मतलब है जमना। ऐसे स्कंदन कर देते हैं, जिससे उनका अवक्षेपण हो जाता है, जिससे
वे अवक्षेपित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। उनको नितार कर, छान कर नहीं, उनको निथार कर अलग कर, डिकेंडिंग बोलते हैं इंग्लिश में, निथार कर, निथार कर अलग कर लेते हैं, अलग करते हैं। इसी तरह से बच्चों जो नदियां होती है, नदियां नहीं, दो नदी मिलेगी तो डेल्टा नहीं बनेगा। नदी जब समुद्र में गिरती है तो डेल्टा का निर्माण होता है। जब दो नदियां मिलती तो डेल्टा क्यों नहीं बनता? उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अपन कहेंगे दोनों नदियों में दोनों सेम तरह के पार्टिकल होंगे, सेम चार्ज में हमेशा रिपल्सन होता है तो पार्टिकल मिलेंगे नहीं, इसका अंदर नहीं होगा। तो नदी जब समुद्र में गिरती है तो डेल्टा बनता है। क्यों? आइए देखते हैं डेल्टा निर्माण। तो अब क्या सीखेंगे अपन? ये सब हमारे चारों तरफ कोलाइड ही कोलाइड है बच्चों, उनकी पढ़ाई है। डेल्टा निर्माण, डेल्टा निर्माण नदियों द्वारा। नदी जब समुद्र में गिरती, नदी जब समुद्र में गिरती है, समुद्र में गिरती है तो मिट्टी का जमाव हो जाता है, मिट्टी का जमाव हो जाता है, उसे डेल्टा कहते हैं, उसे डेल्टा कहते हैं। क्यों हो जाता देखते हैं। ये डायग्राम से समझ लीजिए, ये समुद्र है बच्चों, अथाह समुद्र। समुद्र में पानी खारा क्यों होता है? क्योंकि उसमें लवण होता है, दुनिया के सारे सॉल्ट आ जाते हैं नदियों से बह बह के। एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इधर से क्या आ रही है? नदी आ रही है। ये बांडी नदी नहीं है पाली की, ध्यान रखना। ये है नदी की में क्या, कौन से कण आते हैं? धूल मिट्टी के कण बहकर आते हैं। धूल मिट्टी के कण जब आएंगे बच्चों, धूल मिट्टी पर कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव, ऋणावेश, ऋणावेशित कण, ऋणावेशित कण, ऋणावेशित नेगेटिव है ना। और इसमें मिलेंगे Mg2+, तो ये क्या होगा? धनावेशित कण, ये इससे मिल जाएंगे और मिट्टी जम जाएगी डेल्टा आकार में। इस तरह से मिट्टी का जमाव, डेल्टा आकार। मिट्टी जब जम जाएगी डेल्टा आकार में, ठीक है ना, ये होता है डेल्टा, जिससे नदी क्या होगी? अपना रास्ता बदलेगी। तो जब मिट्टी समुद्र के मुहाने मिट्टी जमती है तो क्या होगा? वहां पर कीचड़ भी हो जाता है डेल्टा के अंदर, और अंदर पानी रहता है तो वहां बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा आपको पता होगा सुंदरबन डेल्टा है, जो कलकत्ता में गंगा नदी के मुहाने पर बना। तो डेल्टा क्या होता है? मिट्टी का जमना। क्यों जमता है बेटा? कि धनावेशित और ऋणावेशित करके स्कंदन हो जाता है, ये डेल्टा है। तो डेल्टा निर्माण भी आता है। जब नदियां मिलेगी तो डेल्टा नहीं बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस में तो प्रतिकर्षण होता है, तो मिट्टी जमेगी नहीं, उल्टा जो है नदियां अलग होगी। तो नदी ये कहाँ? ये क्या है? आपके समुद्र है, और ये क्या है? नदी। ये नदी आ रही है इधर से, ये है आपके रिवर, नदी द्वारा, ये नदी है, ठीक है ना। नदी आ रही है इधर, समुद्र में गिर रही है, डेल्टा बना रही है। इसी तरह से अपन जो कारखानों से धुआं निकलता है, उस धुएं का अवक्षेपण कर सकते हैं। धुएं के अंदर जो कार्बन के हानिकारक कण होते हैं, उन हानिकारक कणों को भी अपन हटा सकते हैं, उसको कहते हैं धुएं का अवक्षेपण। तो इस तरह से बच्चों कोलाइड का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है बेटा। इसी तरह से अपन कह सकते हैं धुएं का अवक्षेपण। धुएं का अवक्षेपण कैसे होता है? इसके लिए धुआं अवक्षेप आता है, इसको बोलते हैं क्वार्ट्रेल, क्वार्ट्रेल धुआं अवक्षेपक। क्वार्ट्रेल एक छड़ होती है कटी हुई टाइप की, उसको क्वार्ट्रेल बोला जाता है। तो इस तरह से देखना, अभी कल कारखानों की चिमनियों पर क्या कंसेप्ट है इसका, देखिए चिमनी इस तरह से होती है बेटा। इसमें अपन क्या करते हैं? हाई पावर का एनोड या कैथोड, इलेक्ट्रोड लगा दो, मतलब कैथोड प्लस है, ठीक है ना। और कार्बन कण जो हानिकारक जो धुआं आ रहा है, उस धुएं पर तो कौन से कण होते हैं? ये जो धुआं आ रहा है यहां से, उसमें क्या है? हानिकारक कार्बन के कण, कार्बन के ऋणावेशित कण। कार्बन से खांसी वगैरह बीमार कौन करता है? कार्बन के कण करता है। कौन से कण? कार्बन।
ये कार्बन युक्त धुआं है जो स्मॉग है, ठीक है ना। जब यहाँ जाएगा तो होगा क्या, यहाँ से अपन धुआं बाहर निकलने वाला सिस्टम को। अब इसमें ये बर्तन जो है एक तो प्लस और ये माइनस, इसमें हाई वोल्टेज की विद्युत धारा करंट पास करेंगे तो धुआं जब यहाँ जाएगा तो प्लस माइनस, ये तो प्लस का है और इस पर क्या है बेटा माइनस है, प्लस माइनस मिलेंगे तो क्या होगा, तारों को मिलाओ प्लस माइनस आग लगती है तो ये धुआं जल जाएगा। तो धुएं से क्या होगा, जलेगा तो कार्बन की राख बन जाएगी। कार्बन जल गया तो अपने कोई टेंशन नहीं, कार्बन ही हानिकारक होता है, तो ये ऊपर जाएगा और अपने कार्बन रहित धुआं वापस आ जाएगा, कार्बन रहित धुआं। तो धुएं का प्रेसिपिटेशन मतलब अवक्षेपण का मतलब क्या हुआ कि हानिकारक जो धुआं है उसमें कार्बन के कारण उसको कालिक होती है, वो बीमार करती है, और शुद्ध धुआं वाली वातावरण में जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है कॉर्टिकल धुआं अवक्षेपण। इसी तरह से बच्चों अब मैं आपको कुछ बोल के बता देता हूँ। चमड़ा जो उद्योग होता है, चर्म उद्योग में चमड़े को क्या करते हैं, टेनिन के घोल में डुबो देते हैं, टेनिन के घोल में, जिससे चमड़े के ऊपर प्रोटीन के ऊपर रक्त परत बन जाती है और चमड़ा खराब नहीं होता है और उसको फिर कारखाने में बेच दिया जाता है। चर्म उद्योग में, फोटोग्राफी में जिलेटिन लगा देते हैं बेटा, जिससे उसकी रक्षा हो जाती है। तो ये सब हमारे जीवन में, आप इसको पाठ्य पुस्तक से अपने जीवन से संबंधित करते हुए पढ़ते जाएं, मजा आएगा। सारी दवाइयाँ जो होती है, सारा नाश्ता पानी आपके जो होता है, नाश्ता देखें दूध है, ठीक है ना, अंडा है, ये सब कोलाइड विलियन है। हमारा शरीर जो है कोलाइड विलियन में ही ग्रहण करता है, इंजेक्शन वगैरह दवाइयाँ हैं, आँख की दवाई है, कान की दवाई है, समस्त चीजें कोलाइड विलियन ही होते हैं जिससे हमारी बॉडी ग्रहण करती है। एंजाइम जो वर्क करते हैं, बायो में आप पढ़ते हो, एंजाइम जो वर्क करते हैं वो भी कौन सी प्रकृति के होते हैं, कोलाइडल नेचर के होते हैं बच्चों। तो ये था हमारा पार्ट कोलाइडी विलियन, पृष्ठीय रसायन। कैसा लगा, आप जो है इसको पढ़ें बार बार और अपने जो है व्यूज दें, अपना जो कैसा लगा आपको, अपना आपको मैसेज के द्वारा सूचित करें। धन्यवाद। ये आज चैप्टर खत्म हो रहा है। ओके बाय।